चल देखो बेटा, देखो न्यूक्लियाई में जो है एक देखो बेटा, इस चैप्टर में जो है न्यूक्लियाई चैप्टर में, जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब पढ़ रखा है आपने? पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा है? हाँ जी, हाँ जी। है ना? आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब पता है कि नहीं पता है? हाँ जी, पता है सर। है ना? आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गए, हैं? या आपके जो है ये क्या था, आइसोटोन्स भी होते हैं, है ना? आइसोटोन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहाँ सेम होते हैं, है ना? तो ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन इसमें हमें सबसे पहली एक चीज बस देखनी है। आपको एएमयू का मतलब पता है? 1 एएमयू यस सर, एटॉमिक मास यूनिट है। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट है ना? एटॉमिक मास यूनिट भी पता है आपका? तो एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो आपका, कहते हैं कि जनरली हम लोग कार्बन के साथ लेते हैं। यस सर, कार्बन 12 का सर जो मास होता है उसको 1/12 कर दो तो 1 AMU बनता है। 1 AMU बनता है। 1 AMU जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.66 समथिंग इनटू 10 की पावर -34 27 kg। हाँ सर, 24 ग्राम्स वो। हाँ ठीक है, 24 ग्राम्स में होता है। ठीक है, तो एक तो ये होता है। तो अब उसी तरह से हम अब जब आगे पढ़ेंगे तो 1 AMU को या 1 U कहते हैं या AMU कहते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कि इसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो भी निकालेंगे। ठीक है ना? तो एक था। इसके बाद इसमें एक्चुअल में क्या था कि अगर हम मेजरमेंट करते हैं जो एटॉमिक मासेस का, ठीक है, तो जैसे इसमें अब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि भाई मान लो कोई एक्स कोई मटेरियल है या कोई एक्स कोई भी एक तरह से एलिमेंट है, तो उस एक्स एलिमेंट की कुछ परसेंटेज होगी। अगर मैं देखूं, अगर किसी भी उसमें अगर मैं पूरा का पूरा जो जैसे कहते नहीं, जैसे मान लीजिए अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, जैसे है ना, आइसोटोप्स की बात, या कोई मिक्सचर ले लो, ये जैसे मान लीजिए कुछ मिक्सचर्स ले लिए। अब उन मिक्सचर्स में हम जैसे बात करते हैं, तो जैसे मान लिया क्लोरीन है, जैसे अब क्लोरीन में क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना कि क्लोरीन का में एक होता था, याद करो, याद नहीं, 8 समथिंग कुछ होता था ना, Cl17 शायद, कितना होता था? नहीं क्या बताना है? 17 Cl35 होता था और 17 Cl समथिंग कुछ होता था, है ना? सर बताना क्या है ये तो बताओ। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते थे ना? हाँ सर, एक होता है 17, एक होता है 15। नहीं, आइसोटोप 17 और नहीं, आइसोटोप मतलब सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ना, तो मास नंबर डिफरेंट होता है ना उनका जाकर के। तो हाँ सॉरी, एक होता था 35, होता था 37। वो 15 17 नहीं बोलना था, 35 37 बोलना था। 35 वाले की 75% होता है, 37 25 होता है, तो ओवरऑल मास 35.5 चले जाता है। हाँ, तो इसमें उसमें जैसे अब यहाँ पे जो रिलेटिव जो हम जैसे मान लीजिए आइसोटोप्स हम देखते हैं कि 2 आइसोटोप्स है, ठीक है, क्लोरीन के सब, जैसे तुमने बताया कि 17 Cl35 17 Cl37, लेकिन अब ये होती है कि उसकी जो अबंडेंस है वो कितनी है, कितनी कहते हैं दोनों आइसोटोप्स का जो मास, एक तरह से अगर हम देखें तो उनकी परसेंटेज अगर देखें कि भाई कितना परसेंटेज आइसोटोप्स का है इंडिविजुअली, तो वो भी आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उसका मीन करके आप निकाल सकते हो, एवरेज मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी आपको न शायद पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, है ना? हाँ जी सर, पढ़ा होता था एवरेज मास का। तो ये सारा तो है। अब यहाँ पर बस एक यहाँ पर आता है, हमने जैसे न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ा है आपने? ज्यादा नहीं पढ़ा सर, थोड़ा बहुत डेफिनेशन एक बार बताना, शायद याद आ जाए। हाँ शायद याद आ जाए। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, एक्चुअली कहा जाता था। जैसे साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालते थे, साइज ऑफ न्यूक्लियस में कहते थे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं,
ठीक है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन जो है वो बाउंड, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होने के बाद भी वहां पर एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो अभी हम न्यूक्लियर फोर्स में बात करेंगे क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो दूसरा यानी जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन है वो कहा गया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया। उसके बाद यहाँ पर जो डेंसिटी निकाली गई कि न्यूक्लियर डेंसिटी अगर किसी भी हमें न्यूक्लियस का निकालना है तो वो इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर पे, है ना। किस पे डिपेंडेंट होता है? मास नंबर पे। तो कैसे वो भी निकालेंगे वो बता देते हैं आपको, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या होता है, क्या है भाई, है ना। तो जैसे सबसे पहले लिखेगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी उसकी न्यूक्लियस की? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया होगा। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो डिफाइन की जाती है वो प्रोटॉन और, ठीक है ना, जो प्रोटॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उनके रेशियो से, उल्टा बोल दिया मैंने, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से डिफाइन की जाती है। कितने न्यूट्रॉन हैं कितने प्रोटॉन हैं, इनके रेशियो से डिफाइन की जाती है, ठीक है। अब जैसे अगर हम ये देखें कि भाई अगर निकालना है आपको, तो जनरली क्या होता है कि जनरली जैसे आपके अगर हम देखें जो एलिमेंट्स हमारे 30 तक होते हैं, 30 तक जिनका एटॉमिक नंबर होता है, उसमें लगभग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? लगभग। तो अगर देखिए, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखो, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इक्वल टू 1 है तो ये स्टेबल है, ठीक है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब एक तरह से, और अगर अबव 1.5 हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये हाईली अनस्टेबल दिखा देता है, हाईली अनस्टेबिलिटी दिखाता है। जैसे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं एक तरह से, लेकिन अब ज्यादातर जो होता है वो उसमें आपका 1.5 से कम ही आता है, तो वो अनस्टेबल तो होते हैं, ठीक है ना। अनस्टेबिलिटी होती है, लेकिन ये कितने ज्यादा नहीं होता। जैसे रेडियो एक्टिव में क्या होता है कि आप जरा सा बम्बार्डिंग करो, तुरंत वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं जाकर के, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो ये बताया जाता है। दूसरा हमारा, हमने जो लास्ट क्लास में लास्ट उसमें चैप्टर फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3, याद आया कि नहीं आया? ये है फॉर्मूला पढ़ा था ना, R टू R नॉट A की पावर 1/3। तो जैसे अगर हम वॉल्यूम देखें, मान लीजिए किसी भी देखो, एक होता है ना, एक होता है न्यूक्लियॉन्स और एक होता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स में एक्चुअल में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स की जब हम, न्यूक्लियॉन्स में दोनों ऐड हो जाते हैं। हाँ, प्रोटॉन होता है प्लस क्या करते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने, ठीक है ना। ये इस तरह से दोनों का मास होता है। तो जो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर निकालूंगा, अगर मैं किसी भी न्यूक्लियस का जो है अगर मैं लिया, तो उसका अगर न्यूक्लियॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका हो गया जाकर के 4/3 πr³ मान लो, ठीक है, किसी का। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मास जो है ये क्या है, ये तो हो गया। अब अगर हमें टोटल मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम टोटल मास अगर पूरे न्यूक्लियॉन्स का, तो मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो Z प्लस एन A के बराबर होता है ना, ठीक है ना। तो ये हम A से इसे पूरा मास निकालना पड़ेगा आपको। और वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³, ठीक है। और r³ क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? r³ हो जाएगा 4/3 πr⁴ A आ जाएगा। क्यों आएगा कि नहीं आएगा अगर ये रख दिया जाए फॉर्मूला? तो A से A कैंसिल हो गया है, A से अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, m/4/3 πr⁵, या r⁵ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर हो गया, मास नंबर हट गया यहाँ से, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, ये दिखाना होगा आपको, ठीक है, ऑफ मास नंबर, ये रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसको शो करनी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या है और किस तरह से आपने दिखाना है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, ये रखना है यहाँ पे, ये m यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस है, ध्यान रखना, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। चलो नोट कर लो उसको।
हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ चलो। हाँ बेटा हो गया। एक मिनट। इसे बंद कराना ना, जैसे खुला कैसे होगा। हाँ बेटा लिख लिया, हो गया। एक सेकंड। और मेरा सर हो गया सर। ठीक है सर, लिख लिया सर। हाँ इसके बाद इसमें आता है बेटा मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन, इसको हम लोग ये कह सकते हैं, आइंस्टाइन जो था, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं ना आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंशिप। मास एनर्जी इक्विवेलेंशिप आइंस्टाइन ने बताया ना कि अगर हम जो है मास ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप देखो ना, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। जैसे जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसमें क्या होता है, मास ही तो होता है, लेकिन किस में चेंज होता है, वो एनर्जी में जाके चेंज हो जाता है ना, होता तो मास है। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या था कि अगर हम किसी भी अगर मान लीजिए 1 ग्राम सब्सटेंस भी हम ले लें और उसको हम स्पीड ऑफ लाइट दे दें, तो सोचिए अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंस, अगर हम 1 ग्राम लें और उसको हम स्पीड ऑफ लाइट अगर हम प्रोवाइड कर दें, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर हम दे दें, देखो यहाँ पर जो था आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसने एक रिलेशन निकाला था काइनेटिक मास और रेस्ट मास के बीच में। तो काइनेटिक मास और रेस्ट मास के बीच में जो रिलेशन निकाला था, उस रिलेशन से उन्होंने एक चीज कन्वर्ट करी कि अगर हमारे पास में, भाई देखो रेस्ट मास क्या होता है, जीरो हो जाता है ना, याद करो फोटोन का बताया था ना, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो, और वो फॉर्मूला बताया था। तो जरा फॉर्मूले पे अगर आप ध्यान दो तो वो फॉर्मूला देखो, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि भाई मैंने एक पेन लिया और इस पेन को मैं, इसका मास m है, कुछ भी है मान लीजिए, अब इसका मास कुछ भी है, इसको अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से फेंक देता हूं तो इस पेन के इतने टुकड़े हो जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा।
लेकिन ये क्या होगा, इसका पेन का एक एक पार्टिकल जो होगा, छोटे छोटे पार्टिकल होगा, वो कहीं ना कहीं एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं एनर्जी बांट रहा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा कि आइंस्टाइन ने बताया कि अगर हमारे पास में हम मास को एक तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बल्कि उसको एक तरह से काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या और वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि भाई आप एनर्जी लो, उसको कलेक्शन करो, तो मास में भी आप ले सकते हो उसको, उसका वाइस वर्सा भी देखा जा सकता है। लेकिन तो अब इसमें क्या था कि इन्होंने जो रिलेशन दिया था, अगर आप लोगों को, आपको याद, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला था E = mc²। तो सोचो अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है, अब इसमें सोचिए इसमें कि अगर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अगर हम लें, तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो है वो एक स्पीड ऑफ लाइट, अगर c कितना है बेटा, c हमारा 3 × 10⁸ है, तो सोचिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकल के जा रही होगी। 1 ग्राम को मतलब 10⁻³ किलोग्राम है ना, इंटू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, क्यों बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻13 आ गया बेटा, आया कि नहीं आया? हाँ जी। यानी इतने एनर्जी यहाँ से निकलेगी, सोचो। और अगर यही चीज आप 1 ग्राम किलोग्राम के लिए ले लेते हो, तो 1 किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, E यहीं पर ही, तो 9 × 10⁻16 जूल हो जाएगी। सोचिए कितनी ट्रिलियन एनर्जी जो है यहाँ से बाहर रिलीज होगी, कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो ये जो था, तो दिस इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो अब यानी इसी को ही रख करके, तभी तो जब आइंस्टाइन ने जब ये फॉर्मूला जब बनाया था, उसके बाद वो बड़ा अपसेट थे कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। भाई एटम बम इसी के बाद ही तो बना है ना, इसी को उस पर बना दिया गया, और उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी में पड़ा डाला भी गया। तो जब कहते हैं ना कि जब रिलेशन जब स्टार्ट हो गया, तो जब इसमें कहते हैं ना कि भाई अब पूरा का पूरा बना, तो कंजर्वेशन अब ये हुआ कि भाई जब ये इतना ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा जा करके, हैं, और इतनी एनर्जी रिलीज करेगा तो कितना डैमेज हो सकता है। ये सब चीजें जो है उन्होंने सोच बनाए तो दी, लेकिन और इम्प्लीमेंट भी वहीं पर ही हो गया। जब हो गया तो इतना डैमेज हुआ, तो जिसका आज तक नहीं है वो भरपाई हो पा रही है आज तक। तो वो बहुत ज्यादा इससे इस मामले से वो थे कि ये जो है ना बहुत गलत चीज में बना के चला गया। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से कह सकते हो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जो सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये होता है, तो ये अब जरा सा अगर हम थोड़ा सा इंटरनल अगर हम पढ़ें इसमें आकर के, अच्छा पहले एक मिनट एक रिलेशन निकाल लेते हैं कि एमयू और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। एक रिलेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि रिलेशन बिटवीन एमयू एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। AMU यानी 1 AMU एंड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसमें रिलेशन निकालेंगे। तो देखो बेटा, सिंस E होता है बेटा mc², और M जो है अगर 1 AMU है, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1.66 × 10⁻27 kg, क्यों बेटा, लिख सकते हैं ना। और C लिख सकते हैं 3 × 10⁻8 मान लीजिए, वैसे 2.99 होता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें रखो जरा सा, तो 1.66 × 10⁻27 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो ये तुम्हारी कितनी आएगी, इसको तो ये तो हो गई, ये तो आ जाएगी जूल में। ये एनर्जी किस में निकलेगी बेटा, जूल में निकलेगी ना। अब 1 जूल जो होता है, ये सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। तो 1 जूल कितना हो गया, 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा इसमें यहाँ रख दो, चलो पहले ये करो, पहले फिर आगे बताएं। ये आ जाता है एक नंबर में, कभी कभी पूछने को 1 से 2 नंबर में। एमयू और एमई, ये याद रखना है, ये फॉर्मूला ये भी। हाँ जी।
हाँ जी सर, लिख लिया। हाँ हो गया, लिखो आगे। तो किसमें आगे करो बेटा, कितना आएगा? तो इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया, कितना आ गया 1 AMU जो आएगा, तो 1.66 into 10 की पावर माइनस 27 into 3 into 10 की पावर 8 होल स्क्वायर अपॉन 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, है ना, into 10 की पावर माइनस 6 भी कर दो तभी आएगा ना, है ना। तो ये आ जाएगा 10/6, सॉरी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे पूरा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली कम 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, +6 है वो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है, तो ये रहता है इसमें। चलो अब इसमें सबसे है बाइंडिंग एनर्जी, यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इस पे बेस बेटा एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल कैसे होता है वो जरा वही समझना है आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है अगर AMU में निकालोगे तो अलग होता है बेटा, है ना। वैसे प्रोटॉन का मास अलग होता है लेकिन AMU में अलग होता है, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन अलग होगा। तो आप जरा NCERT खोल लें एक बार, NCERT वहां पे ना उसमें देखना, तो एक्सरसाइज में जाओगे तो वहां पे लिखा है MH MN सब लिखा हुआ है, तो वो सब पढ़ लेना। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखो जैसे ये है, मान लीजिए अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब होता क्या है कि जैसे तुमने देखा होगा, जैसे कभी कभी हमारे हाथ में नहीं एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा फंस जाता है ना। कभी अगर फंस गया ना बेटा, उसको निकालने में जो है क्या कि उसमें जब छोटा सा टुकड़ा फंस जाता है तो उसको निकालने में काफी पेन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है, आपको सारा कुछ करना पड़ता है ना। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जबरदस्ती बहुत सारी चीजें बार बार, मतलब आपको आप इतना कंसंट्रेशन करना पड़ता है कि आपको पता नहीं, आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन लगाना बहुत एनर्जी पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती उस छोटे सी चीज को निकालने के लिए। हाँ जी सही। उसी है ना, हाँ उस यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, उसी इसको हम जो डिफाइन करते हैं कि अगर मान लो कोई, ठीक है, अब न्यूक्लियस है अगर हमारे पास में, अब बाइंडिंग अगर कोई न्यूक्लियस है उसको अगर हमें ब्रेक करना है, मान लो उसको स्प्लिट करना है एक तरह से, ठीक है, किसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो हमें अगर इनके न्यूक्लियस को ब्रेक करना है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है, उनको एक सर्टेन डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जिससे वो इंटरेक्ट ना कर सके, तो वो एनर्जी जो आप दे रहे हो ना, वो एनर्जी जो आप दोगे, ठीक है ना, वो एनर्जी एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी में स्टोर हो। भाई आप देखो, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोला गया कि भाई इतनी, आखिरकार इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब आप एनर्जी दे रहे हो इसको न्यूक्लियस को स्प्लिट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, मतलब आप न्यूक्लियस को क्या करना चाह रहे हो कि ब्रेक करना है न्यूक्लियस को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, उनको सेपरेट करना है, ठीक है, जिससे कि वो इंटरेक्ट ना कर सके। तो अब अगर सेपरेट करने के लिए आप जो एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी आपको इतनी देनी है
भाई जितनी इसने अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जितनी इसके अंदर स्टोर्ड है उतनी एनर्जी दोगे, जब तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और जैसे सेपरेट हुए तो वो एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो ये हर एक न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हर न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होती है न्यूक्लियर ये बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी है क्या, बाइंडिंग एनर्जी में हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल आता है पूरा का पूरा, तो वो न्यूमेरिकल आपको मैं कराता हूँ, ठीक है पहले, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी क्या है तो लिख लीजिएगा। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस में बी डिफाइंड एज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, of a nucleus may be defined as the surplus energy, defined as the surplus energy which the nucleons give up, by virtue of their attraction, लिखे, by virtue of their attraction when they become हाँ जी, ठीक है, virtue of their attraction when they become bound together to form a nucleus, to form a nucleus. हाँ ठीक है सर, ठीक है, चलो अब देखो इसमें तो इसका डेरिवेशन है छोटा सा, ठीक है, इसमें करना कैसे होता है, जैसे मैं एक कोई न्यूक्लियस मैंने लिया ZXN ZXA, ठीक है, ये है Z क्या है एटॉमिक नंबर, A क्या मास नंबर है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे A माइनस Z से, है ना। तो सबसे हम यहाँ पे देखो आपको गिवन क्या होगा, आपको गिवन होगा मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या गिवन होगा बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियस आपको गिवन होगा Mn, ये, लेकिन ये गिवन होगा AMU में, किसमें गिवन होगा बेटा, ये AMU में, ठीक है। इसके बाद होगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो होता है मास ऑफ कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसका मास प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसका मास, ठीक है बेटा, ये न्यूट्रॉन है, और ये भी AMU में होगा, ये भी किसमें होगा, AMU में, ठीक है। इसके बाद में हम निकालते हैं इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं डेल्टा एन, उसको बोला जाता है मास डिफेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये सब कुछ AMU में दिया होगा बेटा, ठीक है ना सर। लेकिन न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स नहीं होते, न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स होते हैं, लेकिन जो जैसे अगर मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, ये बड़ा अच्छा, ये समझ नहीं आता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में 100 चॉकलेट्स हैं, ठीक है ना, अब तुमको मैंने कहा कि 100 चॉकलेट्स को तुम जो एक साथ, ठीक है, एक साथ जो है 100 चॉकलेट्स को वे करो, ठीक ठीक है ना, उसका अब उसके बाद तुम करो एक एक चॉकलेट को वे करो, बताओ मास ज्यादा आएगा कम आएगा, फिर टोटल करो, टोटल से एक एक कम आना चाहिए, सेम ही आएगा, मतलब यही तो है, कम आना चाहिए शायद। कम क्यों आएगा भाई, 100 चॉकलेट अगर 100 किलो की है तो एक एक करके 1 1 किलो ऐड करोगे 100 ही तो आएगा, हैं? देखो करना,
क्या करें सर? सर अभी 100 तो कहाँ से लाएंगे, आप बता ही दो। देखो ऐसा क्या होता है ना, ठीक है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि जैसे अगर 100 जो होता है ना, जो एक होती है एरर, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए 100 चॉकलेट्स का जब आपने कुछ किया तो कुछ बहुत मतलब 2 डेसिमल तक गई, लेकिन जब हमने उसके लिए किया तो एक किया तो पता चला 3 तक पहुंच गई। तो कुछ एक माइन्यूट से डिफरेंस आ जाता है, कभी भी देखना इस चीज को, माइन्यूट से डिफरेंस सर आपको बट वो तो नंबर, मतलब वो तो इतने छोटे नंबर्स हैं, उनमें फर्क, मतलब इतने छोटा वैल्यू है, इसमें अगर थोड़ा सा एरर आ भी जाएगा तो वो तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। में तो ये तहलका मचा देगा यार। 1 ग्राम सब्सटेंस तुम्हारा देखो इतनी एनर्जी दे रहा हम्म। है, ये तो सोच लो। नहीं एक नहीं सर, आप समझ नहीं रहे, जैसे मानो अगर वो 1 ग्राम है तो वो तो 0.90977 ही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कम क्या होगा। पर हम इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ इग्नोर नहीं कर पाते ना उस चीज को, अच्छा, उस चीज को हम यहाँ इग्नोर नहीं कर पाते। समझ गया। तो न्यूक्लियस जो होता है एक तरह से कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूट होता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब हम लेंगे तो उनके जो इंडिविजुअल मासेस होंगे ना, उनके इंडिविजुअल मासेस से जो एक डिफरेंस हमेशा यहाँ पे क्रिएट होगा। तो वो जो क्रिएट होगा ना, जो डिफेक्ट आएगा एक तरह से, ये डिफेक्ट हर एक न्यूक्लियस में रहेगा जब आप उस प्रोटॉन, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जितने डिजिट्स हैं आपके डेसिमल प्लेसेस तक हैं, सारे डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने होते हैं आपको, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है माइनस मास ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब इसमें जो भी आएगा वो मास पर डिफेक्ट लेकिन फिर एरर तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ना। एरर ऊपर हो सकता है, लेकिन क्या होता है ना कि न्यूक्लियस एक तरह से कंपोजिट होता है ना, न्यूक्लियस का मास कैसा होता है, कंपोजिट होता है, न्यूक्लियस मास का होता है इंडिविजुअल होता है। हाँ तो जी, दैट वाई इंडिविजुअल इज ग्रेटर देन कंपोजिट। मतलब आप कह रहे हो इंडिविजुअल हमेशा ज्यादा आएगा। हाँ हमेशा जाता है, बहुत चेंज आएगा, बहुत माइन्यूट सा आएगा, लेकिन हाँ ज्यादा आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आ गया। अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये एएमयू में, और मास किसमें, एएमयू में है ना, देखो हाँ जी। एएमयू जो होता है 1 एएमयू इज इक्वल टू, ये होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 एएमयू कितना होता है 931.5 मिलियन। तो इस एएमयू की जगह रख दो यहाँ पर, तो बाइंडिंग कितनी हो गई, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इंटू 931.5। बस ध्यान गया। ठीक है, ये होता है। जरा एक मिनट एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठाओ, बता रहा हूं मैं तुम्हें, करके देखो, कैलकुलेटर यूज कर लेना। चलो तो फिलहाल एक बार निकालो क्वेश्चन नंबर, शायद मेरे ख्याल से 3 या 4 है, देखना। अब वो वाला नाइट्रोजन न्यूक्लियस वाला देखना क्वेश्चन, प्रोसेस है पूरा। सर ये फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, बैक क्वेश्चन करना है या इंडेक्स्ड। इंटेक्स्ट नहीं नहीं, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज में तो ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, यही है। हाँ हाँ नाइट्रोजन न्यूक्लियस वाला ना? हाँ, नाइट्रोजन।
फिर तो इसमें मतलब हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग मास लेना पड़ेगा ना थोड़ा, मतलब क्योंकि वो तो एंड थोड़ा के चेंज हो जाता है ना। प्रोटॉन का नहीं, ऊपर दिया हुआ है ना मास ऑफ प्रोटॉन, देखो ना ऊपर लिखा है, मैंने बोला था यू में दिया हुआ है। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, मतलब उनको अलग लेना पड़ेगा ना। हाँ MH जो 1.007 समथिंग कुछ करके ना 7825 समथिंग उनको याद करना है या पेपर में देंगे? गिवन होगा इतना नहीं करना। ठीक है चलो। चलो समझ आ गया क्या करना है। ठीक है डिफरेंस कैलकुलेटर करना पड़ेगा सर, है बाकी ना। कुछ नहीं आएगा। कि नहीं आया क्या सर? डेल्टा एम आया कि नहीं आया था? हाँ डेल्टा सर, डेल्टा एम आया, एक सेकंड। हाँ 0.00 समथिंग कुछ करके आया होगा ना। 0.11236 आ रहा था। अच्छा हाँ देखो ना, तब भी बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर तो तहलका मचा देगा उठा के। हैं? ये है तो इसको निकालने में, ठीक है चलो तो ये हो गया। तो अब इसीलिए कहा जाता है कि हर एक के लिए जो है, जैसे आप सोचो ना, अब जितने न्यूक्लियस होंगे सबकी अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी होगी, नहीं होगी? हाँ जी। तो यहां पर एक निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी निकाला जाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो निकाला जाता है वो ये होता है कि जैसे तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी इसकी आई तुम्हारी 104.7 शायद, मेरे ख्याल से आई, शायद इतनी आएगी यहाँ तक, ठीक है ना, इतनी आएगी। सर 104.66 आ रहा था। हाँ वही, ठीक है। तो ये आई। अब इसको 14 से डिवाइड करो, न्यूक्लियॉन्स कितने 14 है टोटल, है ना। तो 14 तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी, 1498 6 है ना, 7.6 और 67, हाँ लगभग 5 के आसपास आ जाएगी, 7.5 आ गई, ये आ गई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर एटॉमिक नंबर, ये हो गया। तो ये जो है जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये अब देखो हर एक के लिए निकल के आई ना अलग अलग। अब सोचो ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए अलग होगी, नहीं होगी? ऑक्सीजन न्यूक्लियस की अलग होगी, है ना, आयरन की अलग होगी, हीलियम की अलग होगी, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की अलग अलग होगी। तो हर एक के लिए क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जैसे अगर आप जाओ उसमें देखोगे जा करके, एक मिनट, पेज नंबर 444 देखो, निकालो पेज नंबर 4, ठीक है, मिल गया है? हाँ जी सर, हाँ उसमें ग्राफ बना हुआ है ना, देखो आप ध्यान से, है ना, बिल्कुल हाँ जी, दिख रहा है। ऐसे करके बना हुआ, फिर यूं है क्या, फिर यूं, फिर ये ऐसे करके चला गया सीधा बनता हुआ, है ना। तो यहाँ पे जब टॉप पे आप जब देखते हो जाकर के, टॉप पर जो है सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, आयरन की है, दैट इज अराउंड 8.6 मेरे ख्याल से वहां लिखी हुई है, ठीक है ना, 8.6 के आसपास है। लेकिन जैसे जैसे इधर आती है तो फिर आप देखोगे कि एक समय जो मास नंबर है आपका, जब मतलब आयरन के बाद जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं तो लगभग लगभग धीरे धीरे ये क्या होती, घटती चली जाती है, ठीक है ना, कम होती चली जाती है। तो कम होती चली जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि और दूसरा स्टेबल हो रही है, ये भी है। दूसरा अगर देखें तो आप लिखेंगे वहां पर कि स्टेबल भी हो रही है। तो स्टेबल क्यों हो रही है, वो भी यहाँ पे देखना होगा कि भाई अगर मान लीजिए बाइंडिंग ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, मान ली हाइड्रोजन पे गई, आयरन पे मैक्सिमम हो गई, ठीक है, एकदम लास्ट में जाके यूरेनियम आपको दिखता है, और वो भी लगभग 8 से थोड़ा सा नीचे रहता है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा। लेकिन हाँ ये चीज नोटिस करेंगे आप कि जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो ये एक तरह से कहा गया, ये इसके एक तरह से मेन फीचर्स हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये ग्राफ है, ठीक है ना, ये आपका आता है, ग्राफ बनाने को आता है,
ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये ग्राफ बनाने के लिए आपको बस थोड़ा कुछ नहीं है, देखो ना आपके पास में, जैसे इसमें अगर आप देखोगे ग्राफ में तो टोटल मिला करके शायद 1 2 3 15 के आसपास एलिमेंट होंगे, ठीक ना। तो 15 में से आपको सभी नहीं मार्क करने हैं, ठीक है, आपको सभी नहीं देखने हैं, ठीक है, आपको देखने हैं, ठीक है। आपको लगभग इसमें से मेन इंपॉर्टेंट आप लिख दो, जैसे आयरन को जरूर लिखना है आपको, क्योंकि आयरन का सबसे मैक्सिमम होता है। इसके बाद यूरेनियम में लिख देना, सबसे कम यूरेनियम का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कर करके आप निकाल सकते हो जा करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अब अगर देखा जाए तो इसके जो मेन फीचर्स हैं, मेन फीचर्स में ये कहा गया कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो पर न्यूक्लियन जो है लगभग कांस्टेंट रहती है। जैसे आप अगर एटॉमिक नंबर जाएंगे 30 से, क्योंकि देखो 30 तक क्या होता है, 30 तक जो है ये स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होती है। तो हाईली स्टेबल होने का क्यों मतलब है, मैंने जैसे अभी बताया कि स्टेबिलिटी 30 तक ज्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेबिलिटी कम होना चालू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 30 से और 100 अगर हम जाएं आगे तक जाएं 170 तक जाएं, तो 170 तक जाते जाते जो है बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और प्रैक्टिकली दिस इज कांस्टेंट एक्चुअली में, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जैसे बाइंडिंग एनर्जी जो रहती है, अगर हम जैसे देखें तो जिसका, जैसे तुमने अपना हीलियम का देखो, तो हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, या लिथियम का देखो तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो A<30 से नीचे हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है। उसी तरह से जब 170 से ऊपर चले जाते हैं ना, तो ये और नीचे घटती चली जाती है, ठीक है। तो ये और घटती, तो यानी दोनों ही केस में अगर हम देखें कि अगर हम A<30 रखें या हम A>170 रखें, तो दोनों ही केस में क्या होता है कि इनकी जो है बाइंडिंग एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है पर न्यूक्लियन। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, फीचर्स में आएंगे। और इनके ऑब्जर्वेशन जो मिलते हैं, तो इनके ऑब्जर्वेशन ये रहते हैं कि भाई अगर जो फोर्स होता है दैट इज अट्रैक्टिव, आप देखोगे इसमें तो फोर्स जो रहेगा वो पूरा का एक तरह, भाई बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी आप कहाँ, मैंने क्या बताया कि आप सेपरेट कर रहे हो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से, सीधी सी बात है, को न्यूक्लियस से सेपरेट कर रहे हो, तो जो एनर्जी आप देना चाहते हो वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो आप जब उसको सेपरेट, तो यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उसके अगेंस्ट आपको आना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं क्या कहते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी निकाल पाओगे उसकी। तो एक चीज, ये चीज ध्यान रखना, यानी कि इसका मतलब इसमें बाइंडिंग एनर्जी में हम ये चीज जरूर कहेंगे कि यहाँ पे फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो अगर हम दूसरा जो हम देखेंगे पॉइंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, वो एक तरह से एटॉमिक नंबर जो हमारा, जैसे हमने कहा ना 30 तक आप सेपरेट कर दो, 30 से 170 अलग कर दो, 30 तक वो बढ़ती गई, आयरन पे मैक्सिमम हो गई, फिर उसके बाद आप फिर एक साथ देख लो, लगभग एक जैसी दिखती है सारी। तो अगर हम एक रेंज में चले जाएं कि कांस्टेंसी जो होती है बाइंडिंग एनर्जी की, वो आपकी A>30 से A>170 तक होती है। तो वहां पर हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं शॉर्ट रेंज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट रेंज ये होते हैं कि जितनी कम डिस्टेंस पर, देखो क्योंकि क्या होता है यहाँ कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स जो है जनरली अट्रैक्टिव है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके बाद भी अट्रैक्टिव फोर्स है, और वहां पर ये भी कहा गया कि और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका 10⁻36 टाइम्स होता है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट रेंज का मतलब ये होता है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज वैसे ही 10⁻15 मीटर होता है। अब 10⁻15 मीटर है, अब मान लो मैं किसी दूसरे न्यूक्लियस की बात करूं कि भाई जैसे गोल्ड न्यूक्लियस है तो उसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, लेकिन इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 ही तो रहेगा, है नहीं। तो होने की वजह से क्या होता है कि ये जितना कम डिस्टेंस होंगी तो उतना ही ज्यादा उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है जाकर के, तो इसलिए ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। दूसरा ये नॉन सेंट्रल भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेंटर टू सेंटर अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फोर्स में, सेंटर टू सेंटर अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, लेकिन यहाँ पे सेंटर टू सेंटर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अंदर ही बैठे होते हैं सबके सब, यहाँ सेंटर टू सेंटर लग ही नहीं पाता, एक ही सेंटर के ऊपर थोड़ी सब सारे बैठ जाएंगे आकर के, ठीक है। तो इसलिए सेंटर टू सेंटर नहीं होता, यहाँ पे नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस चीज की, अब इसमें भी यही होता है कि अगर हम मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी न्यूक्लियस को अगर हम जैसे कंप्रेस करें, या हम मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर आना स्टार्ट करें तो फोर्स बढ़ता है कि घटता है, या हम बाहर जाना चाहें
तो फोर्स घटता है कि बढ़ता है, तो ये सब चीजें अभी देखेंगे। तीसरा इसमें जो हमारे पास में एक पॉइंट आता है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन का। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन में जब जाओगे तुम वहां पर देखोगे जाकर के, तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता था, जब हम कहते हैं ना कोई भी अगर हमारे पास में जब हम बात करते हैं फिजन की, तो फिजन कब होता है, जब है कोई बड़ी चीज टूटती है, ठीक है। जैसे कहा गया था ना एक बार पॉलिटिक्स में भी कहा गया था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ठीक है ना। उसने कहा था, क्यों कहा था उसमें हम नहीं जाते, ठीक है ना, वो सोच बात समझ में आएगा ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अब जैसे ए एटॉमिक नंबर जो है 240 है, या कुछ भी ले लो आप, यूरेनियम ले लो 236 ले लो 238 ले, जो भी लेना चाहो ले लो। लेकिन जब ये टूटेगा, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है जाकर के। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं कि भाई। लेकिन हाँ, टूट जैसे लड्डू होता है, बड़ा सा लड्डू है, आप मान लो आप बड़े से लड्डू से 2 छोटे लड्डू बनाओ, तो सोचो क्या होगा, जब तोड़ोगे उसको बनाओगे तो उसका कुछ पार्ट तो इधर उधर गिर ही जाएगा ना, है, पूरे तो नहीं बनेगा। तो इसी तरह से जब न्यूक्लियर फिजन होता है, तो जब बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा तो सीधी सी बात है उसको टूटने में भी कुछ एनर्जी इधर उधर और रिलीज होगी एक्स्ट्रा, वो भी हमें जोड़नी पड़ेगी कि एडिशनल एनर्जी भी निकल के गई है। या हम फ्यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्यूज वाला जो है इन्होंने क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, क्या नाम है आपके ये सैंपल पेपर में, है ना, फ्यूजन वाला। तो जब हम फ्यूज करते हैं, तो फ्यूज जब करते हैं तो वो उस केस में क्या होता है कि उस केस में जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो उनको जब मर्ज करते हैं तो वो एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेता है। जैसे फॉर्मेशन सन में फ्यूजन होता है ना, सन वाले में बोलने जा रहा था, सन में ना फ्यूजन का ही प्रोसेस होता है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये सारे तो ये एक होता है कि लाइटर न्यूक्लिया जब मिलेंगे सारे, तो वो मिल करके एक बड़ा न्यूक्लिया बनाते हैं, वो हमारा प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है एक तरह से, ठीक है ना। फिजन में टूटना होता है, इसमें जुड़ना होता है, बस ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये है। तो इसके बाद जो है इसमें है आपका जैसे न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स में क्या, न्यूक्लियर फोर्स जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अभी वही आए थे कि सीधा सा है कि भाई जैसे अब एक बार फिर से पीछे वाली बात डिस्कस कर लेते हैं कि भाई साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर जो मोशन होते हैं अंदर, जो चार्जेस के जो मोशन होते हैं जनरली वो कोलम्बियन फोर्स होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, कोलम्बियन फोर्स होते हैं, कुलम्ब्स लॉ लगता है उसमें एक तरफ से। लेकिन क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ठीक है, और कूलम्ब्स लॉ की अपनी एक सर्टेन लिमिट होती है, ये भी ध्यान रखिए, कूलम्ब्स लॉ की अपनी एक सर्टेन लिमिट होती है। तो कूलम्ब्स लॉ की अपनी सर्टेन लिमिट होने की वजह से वहां पे इसको हम कोलम्बियन फोर्स नहीं कहते, तो हम यहाँ पे उसको क्या कह देते हैं, न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं। द फोर्स दैट डिटरमाइन द मोशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज द फैमिलियर विद द कूलम्ब फोर्स। तो क्यों कूलम्ब फोर्स के फैमिलियर किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में चार्ज पार्टिकल के बीच लग रहा है वहां पर। एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे, युकावा, जापानीज थे, उन्होंने बताया था कि जब कोई भी, देखो एक सीधा सा है, अगर एक पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल टूटता है तो अपने छोटे छोटे पार्टिकल में बढ़ता है, उस छोटे पार्टिकल को तोड़ोगे तो वो अपने छोटे से पार्टिकल में बटेगा। इनको बोलते हैं एंटी पार्टिकल्स। इनको क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल। तो हर चीज का एंटी पार्टिकल भी होता है, जैसे प्रोटॉन है तो पॉजिट्रॉन हो गया, है ना, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है, पाई मेसॉन हो गया, मैं ना पाई माइनस मेसॉन हो गया। देयर आर, मतलब अगर मैं बताऊं तो गिनती अगर करोगे तो कम से कम 27 तो गिनती में है अभी, कि 27 एंटी पार्टिकल्स हैं, प्रियॉन्स, क्लेरॉन्स, क्रिप्टॉन्स, पता नहीं कितने कितने हैं, उनके नाम भी नहीं सुनेंगे तो घबरा जाएगा आदमी बेचारा, ठीक है ना, तो इसलिए इतने नाम नहीं बताने। तो यहाँ पे क्या था कि जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन जो है, जब हम उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो प्रोटॉन अपने एंटी पार्टिकल में टूटता है और न्यूट्रॉन भी टूटता है। तो जब टूटेंगे, ठीक है, तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं काउंटर अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जैसे देखो ना, कोई चीज जब टूटती है तो एक पॉजिटिव में टूटती है, एक नेगेटिव में टूटती है, ठीक है ना। तो ऐसे पॉजिट्रिनो होगा, और एक आपका जैसे न्यूट्रिनो है तो एक एंटी न्यूट्रिनो है, एक पाई प्लस मेसॉन है तो एक पाई माइनस मेसॉन है। तो जब ये पाई प्लस वाला एंटी से मिलता है जाकर के, पाई माइनस वाला जब उससे मिलता है, क्या नाम है आपका, या न्यूट्रिनो से, तो ये आपस में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगा लेते हैं।
और जबकि डिस्टेंस बहुत कम है तो इसलिए ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए ये यहां कहा गया कि कूलम्बियन फोर्स, इसलिए बोला गया था कूलम्बियन फोर्स कि कूलम्स लॉ की तरह वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में लगा, लेकिन डिस्टेंस बहुत कम हो जाने से क्या होता है कि, ठीक है, तो ये एक तरह से, तो इसमें क्या आएगा, किसमें आ जाएगा आपका, जब बहुत ज्यादा आएगा कि भाई अगर जितना कम डिस्टेंस करते चले जाओगे तो उतना ही ज्यादा फोर्स यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया गया। तो जैसे आप उसमें यहाँ पे ग्राफ देखो, एक बना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस उसका है, क्या नाम है, आर का, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो है आपको बनाने को आता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ जानते हो, 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा बन जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन बिल्कुल नीचे जाओगे ना, नीचे वहां पे देखो लिखा, 1 मार्कर क्वेश्चन अच्छा बन तो जाएगा बट पेपर में थोड़ी आएगा। नहीं 1 मार्कर तो नहीं आएगा, तो 1 मार्क के 2 आ जाएंगे, 2 नंबर का तो आ सकता है। और इन्होंने यही तो करा क्वेश्चन, आप अगर सैंपल पेपर देखो तो है, इन्होंने कौन सा चालाकी तो वही करी है ना। हाँ जी। है तो यहाँ पे अगर देखो आप, तो जैसे जो लिखा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी वाला जो है इसमें, कि अगर हम R 0.8 से कम रखें, 0.8 फर्मी का मतलब होता है, क्योंकि 1 फर्मी साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, 1 फर्मी क्या होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक। अगर हम सेपरेशन को लेस करें, सेपरेशन को कम कर दें, तो वो रिपल्सिव नेचर बनाता है। मतलब अगर मैं उससे जो है ना, अगर मैं सेपरेशन को जैसे कहते हैं ना कि भाई आपने कम करते चले गए, कम करते चले गए, कम करते चले, तो जितना आप सेपरेशन को कम करोगे तो एनर्जी क्या होगी भाई, बाहर से एनर्जी बढ़ाई जा रही है, बाहर से एनर्जी बढ़ाई जा रही है, तो इसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर होती जा रही है। तो इसके अंदर कौन सा एक तरह से टर्म यहाँ पर आएगा, तो रिपल्सिव नेचर आएगा यहाँ पर। तो वो क्या करेगा, उसको कम नहीं होना देगा, कि अगर R0 जो है, R0 1 फर्मी के बराबर है, बट इफ R0 इज लेस देन 1 फर्मी, तो उस केस में वहां पर हमारे पास में एक तरह से जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जो अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक तरह से बढ़ेगी, बढ़ने की वजह से वो क्या करेगा, एक रिपल्सिव नेचर वहां पर लगाना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर स्ट्रांगली रिपल्सिव होगी, लेकिन अगर जो है R0 से बड़ा हो जाएगा तो उसे बढ़ने भी नहीं देगा, तब उसे वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करना स्टार्ट करेगा, कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, कि ना साइज कम हो ना साइज ज्यादा हो, ठीक है। और लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट सा चेंज, न्यूक्लियस का साइज वैसे 10⁻⁻15 सोचो ना, उसमें कितना बढ़ा लेगा वो, तो इसलिए बहुत ही रेयर होता है ये चीजें, ठीक है ना, ये ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, तो ये रहता है, तो ये कर डालो आज हैं और पढ़ो इसको। वैसे यहाँ क्लासेस कितनी लगेंगी, यहाँ खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया तुम्हारा, उसका तुम्हारा इसका खत्म हो गया जो, अच्छा वो डीके वगैरह है, कट गया है? हाँ डीके के सब कट गया सब कुछ। वो अगली क्लास में करेंगे, और तुम करना चाहो तो कर लो, कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कि एक क्लास में हो जाएगा ना, एक क्लास में ही जितना होगा करा दूंगा, नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो फिर अब जैसे अगर अब सर 1 घंटे की ले रहे हैं तो हफ्ते में 3 लेनी है या 2 ठीक है? 2 ठीक है, 2 चल, 3 तुम चाहो 3 कर देते हैं। नहीं हमको क्या, हम तो आपसे पूछ रहे थे, मतलब 1 घंटे की फिर कितनी क्लास लगेंगी सेमीकंडक्टर में? 4? नेक्स्ट वीक ना जब सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तो 1.5 घंटे क्लास लेंगे। और अब सैटरडे को होगी क्लास या परसों? परसों में रख सकते हो। आगे बता रहे हैं कब लेनी है, परसों रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ये फिर परसों ही ले लेते हैं, ठीक है आदित्य, ठीक है। हाँ फिर सैटरडे को नहीं लेंगे। हाँ फिर सैटरडे को नहीं लेंगे, ठीक है सर, थैंक यू। ओके।